फ्रिज के दरवाजे के शीशे में जब रनिक अपना अक्स देखने की कोशिश करती है तो उसे अपने पीछे किसी का साया दिखाई देता है। घबराकर वो पीछे पलटती है मगर वहां कोई नहीं होता, लेकिन दीवार पर खून से बनी एक डरावनी मुस्कुराहट जरूर नजर आती है। रनिक के मुंह से खौफनाक चीख निकलती है और वो दौड़कर अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। इसकी सांसें तेज हो रही थी। जैसे ही वो दीवार की तरफ देखती है तो वहां एक चेहरा उभरता है जिसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी। ये सब मेरा वहम है, मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, मुझे इंजेक्शन लेना चाहिए। बुड़बुड़ाते हुए रनिक अपनी इमरजेंसी किट ढूंढने लगती है। अचानक इससे पीछे इनवज दिखाई देता है, हाथ में इंजेक्शन लिए खड़ा। रनिक की चीख निकल जाती है और वो वहां से भाग जाती है। भागते हुए इसके हाथ में कोरियर से आई वही तस्वीरें लग जाती है। एक तस्वीर हाथ में उठाकर वो घर से बाहर निकलती है और गाड़ी लेकर अंधेरे रास्तों पर दौड़ाने लगती है। कुछ लम्हों बाद वो गाड़ी मोड़कर उनवज के घर जा पहुंचती है और उसकी बीवी से सवाल करती है, आपके शौहर अचानक ऐसे कैसे करने लगे? बीवी बोलती है, अचानक नहीं, इनके ज़हनी मसाइल काफी पुराने थे। बचपन में उनके सामने ही उनके पापा की मौत हुई थी। इसके बाद उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी हो गई। काफी इलाज के बाद वो ठीक हुए मगर फिर कॉलेज में एक हादसा हुआ। वो प्रोफेसर थे और एक स्टूडेंट ने उनके सामने ही खुदकुशी कर ली। इसके बाद उनकी हालत दोबारा खराब हो गई। रनिक ने पूछा, इस स्टूडेंट का नाम? आदित्य ठाकुर। रनिक को चौंका देने वाला राज पता चलता है कि कोरियर से आई चौथी तस्वीर दरअसल आदित्य की थी। तहकीकात से ये भी पता चला कि आदित्य भी पहले डिप्रेशन और ज़हनी बीमारी का शिकार रह चुका था। रनिक इसकी माँ से पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की मौत उसके सामने हुई थी? माँ बोलती है, जी नहीं, बस एक बार हमारा कुत्ता जेरी इसके सामने मर गया था। आदित्य उसे बहुत चाहता था। इसकी मौत के बाद वो कई दिन तक खाना भी नहीं खाता था। ये सुनकर रनिक सोच में पड़ जाती है, अब मुझे समझ आ रहा है, ये सब हमारे दिमाग से खेलने वाला वही शैतानी खेल है। ये बदरू इन लोगों को निशाना बनाती है जिन्होंने अपने सामने किसी करीबी को मरते देखा हो। कुछ दिन बाद अस्पताल में रनिक एक एक करके मरीजों से मिल रही थी, मगर आज हर मरीज इसे देखकर डरावनी मुस्कुराहट लिए नजर आ रहा था। कभी कोई चेहरा धुएं की तरह उभर कर गायब हो जाता, कभी कानों में सरगोशियां सुनाई देती, आज की रात तुझे चलना ही होगा। रनिक अस्पताल से डरकर अपने घर लौट आती है। 3 दिन तक वो अस्पताल नहीं जाती। इसके साथी फोन करते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस को बुलाया जाता है। जब वो इसके फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो एक भयानक मंजर सामने आता है। रनिक खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। पास ही एक छर्रा था। घर अंदर से बंद था लेकिन सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था। टेबल पर रनिक का लिखा हुआ एक खत पड़ा था। इंस्पेक्टर ने पढ़ा, इस चीन में सब वही लोग मेरे हैं जो ज़हनी बीमारियों से गुजर चुके थे। ये बदरू हमारी कमजोरी का फायदा उठाती है। आदित्य से ये कारस उनवज तक आया और अब उनवज से मेरे पास। वो मुझे बार बार खबरदार कर रही थी कि मेरा वक्त करीब है। अगर मैं अपनी जान खुद ना लूं तो वो मुझे मार कर ये लानत आगे बढ़ा देगी। मैं मर जाऊंगी मगर इस सिलसिले को यही खत्म कर दूंगी। यही खत खत्म हो जाता है। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिलती है जिसमें दिखता है कि रनिक खौफ से पागलों की तरह चीखती है, कमरे की चीजें अलिफाटे कर फेंक रही है। इसके बाल हवा में लहरा रहे हैं जैसे कोई अनदेखे हाथ उन्हें पकड़कर घसीट रहे हो। फिर वो छर्रा उठाकर अपने बाजू काट लेती है। जमीन पर गिरते वक्त इसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरती है और वो दम तोड़ देती है। ये केस आज भी एक मुअम्मा है। क्या वाकई रनिक पर किसी शैतान का साया था? अब वो खुद ज़हनी बीमारी का शिकार थी। इसकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए, लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, क्या वाकई ये लानत खत्म हो चुकी है? अब फिर इस बदरू ने अगला शिकार ढूंढ लिया है?
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।